let's go ahead and have a look at the grammar part. Study the following words taken from the text. अब ये सारे words जो है आपने text से लिया है. The given words are made by adding word endings like us, ous, ly, ing and full to the root words humor, hilarious, come and beauty. Such word endings are called suffixes. So किसी भी base word के end में, base word means main word के end में कुछ suffixes लग जाते हैं, कुछ fix कर देते हो आप, okay? पूछ लगा देते हो किसी चीज की क्या, इन ऐसी वाली पूछ. रूट वर्ड में, रूट क्या होता है आपको पता है, रूट जो होता है मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का. तो रूट यानी कि मेन वर्ड के साथ अगर आप कुछ ऐसे सफिक्सेस लगा देते हो, कुछ चीज फिक्स कर देते हो, लाइक ह्यूमर के साथ OUS लगा दिया, हिलेरियस के साथ ली लगा दिया, कम के साथ इंग लगा दिया और ब्यूटी के साथ फुल लगा दिया. सो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सबको दीज आर ऑल सफिक्सेस. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स ई पे एंड होते हैं, जैसे कम, ब्यूटी वाई से खत्म होता है, तो वो वर्ड्स जो ई और वाई से खत्म होते हैं उनको आपको खा जाना है, उनको स्किप कर देना है. ओके और ई को बिल्कुल खा के आप इंग लगा देंगे, ब्यूटी में वाई है तो वाई को खा के आई लगा देंगे और फुल को कॉपी कर देंगे. लेकिन FUL लिखना है, FULL, फुल नहीं लिखना है. ओके सो ये है आपका suffixes. Now let's go ahead. So now let's see the next question. Now divide the following words from the text as root words and suffixes. Check your answer with the teacher. So आप ये देखो यहाँ पे क्या है, root words आपको दे रखा है और suffixes भी दे रखा है उसके साथ, है ना. So we know what root words are and what suffixes are, है ना. So अब यहाँ पे what's the main word that is the root word? वो है glad, right? और यहां पे कौन सा रूट वर्ड है, बैंक. Here the root word is guide, okay? Here the root word is quiet and here it is walk. So ये सारे रूट वर्ड्स हैं, यानी कि मेन वर्ड्स हैं, बेस वर्ड्स हैं, जिसके साथ आप एक पूछ लगा देंगे, किसकी, वो लगा देंगे सफिक्स की, एक पूछ फिक्स करने के, ओके, उस वर्ड के एंड में. सो रूट वर्ड के एंड में अगर आप सफिक्सेस फिक्स करते हैं, सो वर्ड्स जो है उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है. सो लेट्स सी हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस. Study the words in column 1, match the suffixes in column 2 with their meanings or purpose in column 3. So अब आपको क्या करना है, कॉलम 1 के वर्ड्स जो है उसको पढ़ना है, मैच करना है कॉलम 2 के सफिक्सेस से उनको, और उनका मीनिंग या फिर किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए वो यूज किए गए हैं, वो कॉलम 3 में बताया रहेगा. तो इन सब को हमें मैच करना है. राइट अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर ईच इन कॉलम 4. और ये सारे जो हम अभी ये कॉलम 3 तक करेंगे उन सब का एग्जांपल्स हमें कॉलम 4 में देना है. शेयर योर आंसर्स विद द टीचर. ओके सो लेट्स बिगिन डूइंग इट. लेट मी चेंज द कलर. या सो आप यहां पे देखो क्या है, ग्लैड के साथ, ग्लैड मैंने आपको बता दिया, उसके साथ ग्लैड जो मेन वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उसके साथ ली सफिक्स लगा हुआ है. ओके ग्लैड प्लस ली, ग्लैडली. बैंक के साथ मैंने आपको बताया अर लगा हुआ है, बैंक रूट वर्ड के साथ या मेन वर्ड के साथ. गाइड के साथ क्या लगा हुआ है, एंस. सो ये क्या बन गया, गाइडेंस. नेक्स्ट वन इज क्वाइट के साथ ली लगा हुआ है, सो इट बिकेम क्वाइटली. नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉक के साथ इंग लगा दिया तो इट बिकेम वॉकिंग, राइट. बस अब आपको यू मस्ट रिमेंबर जस्ट वन थिंग, दैट द वर्ड दैट टेक्स ई इन द एंड, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट टेक ई इन द एंड आर टू बी ओमिटेड, आर टू बी स्किप्ड. सो अब आप देखिए गाइडेंस की स्पेलिंग में जो रूट वर्ड क्या है, गाइड है. तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सफिक्स लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, ई वर्ड के एंड में, मेन वर्ड या रूट वर्ड के एंड में जो ई आता है उसको आपको स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है. ओके और उसके बाद जो सफिक्स है जैसे कि ANCE वो लगा देना है. ओके सो नाउ लेट्स गो अहेड. सो व्हाट यू सी हियर, इट्स अ कॉबवेब सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना. आपको लग रहा होगा कि मकड़ी का जाला बना रखा है. ओके आप टेंशन मत करो, ना तो मैं मकड़ी हूं, ना उन्हें जाला बना सकती हूँ, है ना, और ना ही आपको ट्रैप कर सकती हूँ, ना ही फंसा सकती हूँ. सो नाउ लेट्स गो अहेड और हम इनको
मैच करते हैं। अब आप देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी में देखो क्या है, बेस वर्ड या फिर रूट वर्ड, इट इज बायो, है ना। और उसके साथ लॉजी जो है वो क्या लग गया है, उसका टेल फिक्स कर दिया है हमने, किसका टेल, लॉजी का टेल, यानी कि ये क्या हो गया आपका सफिक्स। सो रूट वर्ड इज बायो एंड लॉजी इज द सफिक्स, ठीक है। और जो कि उस बायो के एंड में हमने फिक्स कर दिया है। अब आप देखिए यहां पे नेक्स्ट वन इज टॉलरेंस। सो देखिए इसमें रूट वर्ड क्या है, टॉलरेट, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया है, एंस लगा दिया है, ओके, एंस। सो अब देखो आप ये नेक्स्ट वर्ड है। सो ये सारे के सारे क्या आपको पता है, ये सारे के सारे पूछ है जो कि रूट वर्ड के एंड में लगती है ना। तो आप ये आपको तो पता है रूट कैसा दिखता है, वो पूछ जैसा टेढ़ा मेढ़ा सा रहता है। सो हियर आप ऐसे याद रखो, जो हमें फिक्स करना है किसी वर्ड के एंड में, किसी रूट वर्ड यानी कि मेन वर्ड के एंड में, वो भी कैसा रहता है, पूछ के जैसा, मतलब पीछे किसी वर्ड के लास्ट में हमें लगाना है, ये चीज एंड में लगाना है। सो स्टॉप के एंड में हमने क्या लगाया, ईडी लगा दिया, स्टॉप्ड हो गया। बैक के एंड में यानी कि सफिक्स है वर्ड, सो बैकवर्ड। करेज के एंड में ओ यूएस लगा दिया तो वो हो गया करेजेस। नेक्स्ट वन इज क्वाइटली, तो ये तो आपने कर रखा है। क्वाइट के एंड में ली है सफिक्स, तो ये हो गया क्वाइटली। नाउ द नेक्स्ट वन इज टफ के एंड में ईएसटी लगा दिया तो क्या बन गया, टफेस्ट। नेक्स्ट वन इज टमेटोज या टमाटोज भी बोल सकते हैं आप। सो टमेटो के एंड में ईएस लगाया तो जो सफिक्स आया तो वो क्या बन गया, टमाटोज बन गया या टमेटोज बन गया। अब हमें क्या करना है कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। अगर ये इस टाइप की अलग अलग सफिक्सेस अगर हम किसी भी वर्ड के एंड में लगाते हैं, देन हाउ डज द मीनिंग चेंज, क्या आ जाता है उसकी मीनिंग में, कुछ नया तो हो जाता होगा ना, कि वो क्या होता है ये हमें समझना है। सो अगर आप किसी भी वर्ड के एंड में, किसी भी वर्ड के एंड में लॉजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका मीनिंग हो जाता है अ स्टडी ऑफ। किसी भी चीज को जब आप स्टडी करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो दैट इज नोन एज स्टडी। सो लॉजी का मीनिंग क्या है, अ स्टडी ऑफ। अगर किसी भी वर्ड के एंड में आपने एंस लगाया तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा नाउन फॉर्म। और बायोलॉजी भी क्या है, नाउन है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, है ना। बायोलॉजी इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, राइट। अब यहां पे भी अगर किसी वर्ड के एंड में लगाया हमने एंस तो वो भी क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, यानी कि नेमिंग वर्ड बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे टॉलरेंस है, राइट, ये नाउन है। सो टॉलरेंस इज एन आइडिया यू कैन से और अ कंसेप्ट। तो ये जो चीज है इसका चेंज टू अ नाउन जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो आप देखिए ये एक नाउन बन गया जब हमने किसी भी वर्ड में एंस लगाया, और लॉजी भी लगाने से वो नाउन ही बन जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नेम है, आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट वन इज ईडी। जैसे स्टॉप में ईडी लगा दिया तो वो क्या बन गया, वो वर्ड का पास्ट टेंस बन गया, है ना। तो आप देखिए चेंज टू पास्ट टेंस। अब किसी भी वर्ड में अगर हम वर्ड का सफिक्स लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स, इट टेल्स अबाउट अ सर्टेन डायरेक्शन। वो हमें किसी डायरेक्शन के बारे में यानी किसी दिशा के बारे में बता देता है। सो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओके, इस तरीके से आप वर्ड लगाते हैं ना WARD, तो वो डायरेक्शन बताता है। आप देखिए वर्ड है ना, आप बोलते हैं ना बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लाइक दैट। सो नेक्स्ट वन इज करेजियस। अब देखिए करेजियस में क्या लगा है, OUS। OUS किसी भी वर्ड में लग जाए तो वो क्या बन जाता है, वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव इन द प्रीवियस लेसन्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट। सो इफ यू वांट यू विल गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। सो अब ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ओके। नेक्स्ट वन इज ली। अब अगर किसी वर्ड के एंड में ली सफिक्स लगाते हैं तो वो वर्ड क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्ब का मीनिंग भी मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में पढ़ाया हुआ है। और नेक्स्ट वन है किसी भी वर्ड के एंड में अगर आप एस्ट लगा देते हैं, मींस EST, सो व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स द सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि सुपर मींस आपको पता है ना, सबसे अच्छा या सबसे, कोई भी चीज सबसे अच्छी सबसे खराब, जब आपको ऐसा बोलना होता है तो आप क्या लगा देते हैं उसके एंड में EST। सो ये क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। सुपर अच्छा है तो भी सबसे ऊपर, सुपर से भी ऊपर, है ना। सुपर लग गया तो इट मींस वो चीज एक्सट्रीम हो गई, सबसे ज्यादा अच्छी या सबसे ज्यादा खराब। तो ये एक्सट्रीम हाईएस्ट ऑर्डर की चीज बता देती है कि इस कोई भी चीज है वो बहुत ज्यादा हो गई। लाइक टॉलेस्ट, टॉल में आपने ऐसा लगाया था सबसे ऊंचा,
ओके, और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बूढ़ा, लाइक दैट। वर्स्ट मीन्स सबसे बेकार। तो इस तरीके से आप ये मीनिंग चेंज कर देता है। सुपर जो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, खराब है तो बहुत खराब है, ये बोल देता है ये। अब अगर किसी भी वर्ड के एंड में ES लग जाए, लाइक टमेटो में ES लग गया, तो सो ये क्या बन गया, ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है ना, प्लूरल फॉर्म। सो एक से ज्यादा, एक आपको पता है अगर एक टमाटो की बात करेंगे या टमेटो की बात करेंगे तो हम टमेटो बोलेंगे, लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा की बात करें, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द प्लूरल नाउन टमाटो, टमाटो का प्लूरल बनाना है आपको, तो क्या बोलेंगे आप, टमाटोज, है ना। सो दिस वे ES देखो आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने का काम करता है। सो लेट्स गो अहेड एंड नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, अब आप देखिए सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी क्या है, इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। एक्चुअली सोसाइटी से रिलेटेड चीजें ये पढ़ाता है आपको, ये सब्जेक्ट समाज से रिलेटेड चीजें बताता है, और इसलिए इसको सोसाइटी में लॉजी लगा दिया तो क्या बन गया, सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तो यहां पे देखो आप सोसाइटी में लॉजी लगा के बनाया हमने, सॉरी सोशल में, सोशल में लॉजी लगा दिया है तो क्या बन गया, सोशियोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस। अब आप यहां पे देखो एक्सेप्ट जो वर्ड है उस पर हमने क्या लगा दिया, ANCE, तो ये भी क्या बन गया, एक नाउन फॉर्म बन गया। एक्सेप्ट में ANC लगाते ही, अब जंप के साथ आपने ED लगाया तो वो क्या बन गया, एक पास्ट टेंस का वर्ब बन गया। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड। अब आप देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, फॉरवर्ड में आपने वर्ब लगा दिया WARD, सो व्हाट डज इट मीन, इट शोज डायरेक्शन, है ना, वो दिशा बता रहा है, दिशा बता रहा है कि आगे या फिर पीछे की तरफ। फेमस, अब आप देखो फेमस जो है वो, सॉरी फेमस में देखिए क्या है, फेम इज द रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है, फेम, ओके, और उसमें क्या लग गया, OUS, राइट। सो फेमस में भी देखिए लास्ट में E है, उसको हमें क्या करना है, स्किप करना है, यानी कि खा जाना है, छोड़ देना है, और बाकी चीजें OUS को कॉपी कर देना है। सो क्या बन गया, फेमस। सो फेमस इज ऑल्सो, अब OUS लगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। स्लोली, अब देखिए स्लो जो रूट वर्ड है उसमें ली लगा दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट वन इज बिग। बिग में अगर आपने एस्ट लगा दिया तो व्हाट डिड इट बिकम, इट बिकेम अ सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया एडजेक्टिव का, राइट, यानी कि सबसे बड़ा। अब ये ध्यान देते हैं आपके बिग गेस्ट, जब हम बोलते हैं बिगेस्ट तो आप देखिए जी का थोड़ा सा लॉन्ग साउंड आ रहा है, राइट, थोड़ा सा लॉन्ग साउंड आ रहा है, थोड़ा हम इसको खींचे, बिगेस्ट, तो देखिए ग ऐसा सुना दिया तो डबल जी विल बी देयर, सो बिगेस्ट। फिर क्या है, मैंगोज। अब मैंगोज में देखिए फिर से यहां पे भी ES लगा के हमने क्या कर दिया, उसको मैंगो का प्लूरल फॉर्म बना दिया। मैंगो सिंगुलर है यानी एक है, एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल बना देना, तो हमने उसमें ES लगा के सफिक्स मैंगो को मैंगोज कर दिया, प्लूरल बना दिया। सो दीज आर द वेज वी कैन मेक द वर्ड्स, द रूट वर्ड्स मीन डिफरेंटली, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, सफिक्सेस को यूज करके वर्ड्स का मीनिंग पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं, उनका फॉर्म पूरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। Now let's move on to the next question. Fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffixes. अब आपको क्या करना है, आपको suitable यानी कि जो सूट होता है वैसा सफिक्स यूज करना है, ठीक है, और ब्रैकेट में दे रखा है आपको मेन वर्ड यानी कि रूट वर्ड। सो लेट्स डू इट नाउ। टू कम्युनिकेट डैश चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स। सो देखो वर्ड इज इफेक्टिव, तो हमने कहां तक पढ़ा है, पूरा, आप पूरा पढ़ो, एक्चुअली एक सेंटेंस कंप्लीट पढ़ोगे, देन यू विल गेट द आइडिया हाउ टू fill in the blanks correctly, ठीक है, you'll get the sense of the sentence, you'll get the meaning of the sentence, and this is how you'll be able to find the correct answers. अब आप देखो यहाँ पे क्या है, to communicate यानी कि बात करने के लिए अब यहाँ पे effective दे रखा है, तो effective का आप क्या करेंगे, इफेक्टिवली कर देंगे। टू कम्युनिकेट, सो हाउ टू कम्युनिकेट, इफेक्टिवली। सो आप देखिए एडजेक्टिव्स, जो मैंने आपको जब एडजेक्टिव्स पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव में ली लगा दिया तो ये क्या बन गया, इफेक्टिवली। नाउ चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स डैश। अब देखो वाइज में भी क्या आ जाएगा, वाइजली।
अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि जो डैश है उसके पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है। ओके, सो आपको पता है कम्युनिकेट क्या है आपका, सिर्फ कम्युनिकेट की बात करूंगी मैं अभी, 2+ इस कम्युनिकेट की बात नहीं करूंगी हियर, सिर्फ हम कम्युनिकेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बात करना, कॉन्वर्स करना, बातचीत करना, है ना। तो यहाँ पे ये है हमारा वर्ब, है ना। वर्ब मीन्स वर्किंग वर्ब्स या फिर वर्क। तो अब आप देखिए वर्ब के आसपास जनरली क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। देखिए नेम ही आ रहा है ना, एडवर्ब, राइट। सो वर्ब के आसपास ही रहता है ये। तो आप ये देखिए यहाँ पे वर्ब दे रखा है, तो आप इससे क्वेश्चन पूछ के दिए हाउ कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट, तो आंसर क्या आएगा? देखिए हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ लगा दीजिए इसके आगे, हाउ टू कम्युनिकेट, ऐसा क्वेश्चन पूछिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका? इफेक्टिवली। तो इसलिए हमने क्या पता किया कि अब हमें इसे एडवर्ब बना देना है, ली लगा देना है। सो कैसे पता चलेगा किस वर्ड में ली लगाना है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ टू कम्युनिकेट, तो आंसर क्या है? इफेक्टिवली। तो आप इफेक्टिव में ली लगा दिए, दैट्स इट। चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स डैश। अपने वर्ड्स को, अपने टॉपिक्स को कैसे चूज करिए? वाइजली चूज करिए। तो यहां पे भी देखिए आपको पता है एक जगह हमने यहां पे भी देखिए हाउ टू चूज, हाउ टू चूज, यहां पे भी वर्ड से पूछेंगे हम, हाउ टू चूज, हाउ टू चूज, तो आंसर क्या आया? वाइजली। तो वाइज में आप ली लगा दिए। मींस अगर आप ऐसे रीड करेंगे पूरा और इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे वर्ब से, वर्ब यहाँ पे चूज है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि एडवर्ब बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, नाउन बनाना है, सिंगुलर बनाना है, प्लूरल बनाना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ओके, सो हियर अवॉइड डैश, और कौन सा सफिक्स लगाना है ये भी पता चल जाएगा। अवॉइड डैश थिंग्स you don't know much about or that could upset someone। तो ऐसी डैश अवॉइड करिए, ऐसी चीजों से बचिए जो आपको ज्यादा, जिसके बारे में पता नहीं है, या फिर कोई जिससे अपसेट हो सकता है, सैड हो सकता है, उदास हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो किसी को उदास कर सकती है या जो जिसके बारे में हमें ज्यादा पता ही नहीं है, उन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो अब आप देखो यहां पे क्या आएगा, अवॉइड, यानी कि बिल्कुल उस चीज से दूर रहे। ओके, सो दूर है, अब मैंने क्या बोला, उस चीज से दूर रहे। आप ऐसे बोलेंगे किसी चीज से दूर रहना। तो अब आप देखो चीज मतलब क्या हो गया, चीज का नाम होता है ना, एवरीथिंग हैज गॉट अ नेम, राइट। थिंग्स का नेम होता है, तो नेम मीन्स नाउन। तो अब आपको क्या करना है, इसका नाउन फॉर्म डाल देना है, डिस्कस का। इस तरीके से आपको मीनिंग सोचना पड़ेगा। सो आप पहले अपने मदर टंग में मीनिंग निकालो। इफ यू डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप मदर टंग में पहले उसका मीनिंग सोचिए और फिर कोशिश करिए इन ब्लैंक्स को किस तरीके से फिल करेंगे मीनिंग निकाल के, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ जाएगा। तो बच्चे किससे, डैश थिंग्स से। यहाँ पे देखिए थिंग्स दे रखा है ना, थिंग्स दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, आपको डिस्कस का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, नाउन फॉर्म। और नाउन बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं वर्ड्स के एंड में, ION या फिर TION सफिक्स लगता है। तो अब आप बेस्ट ये रहेगा कि आप ये सीख लीजिए कि कौन कौन से सफिक्सेस से नाउन फॉर्म बनता है। तो ली वाली पूछ तो आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब में आता है। शन या ION ये लगता है हमारे नाउन फॉर्म में। तो इसलिए क्या हो गया, अवॉइड डिस्कशन, किस चीज से बचिए, डिस्कशन से बचिए। सो डिस्कशन कर दिया हमने ION लगा के, नाउ ये हमने नाउन फॉर्म बना दिया। नाउ लेट्स गो अहेड, रिमेंबर टू बी डैश टुवर्ड्स अदर्स। अब पूरा पढ़िए कि ताकि आपको मीनिंग समझ आए। रिमेंबर टू बी डैश टुवर्ड्स अदर्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड एक्सप्रेस योर डैश। अब आप देखिए रिमेंबर, अब पूरा अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लगता है पूरा पढ़ेंगे सेंटेंस तो आप शायद मीनिंग ना समझ आए, ब्रेक द सेंटेंसेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये देखिए मैं अभी सिर्फ अदर्स तक पढ़ती हूँ। रिमेंबर अगर बड़े सेंटेंसेस है तो रिमेंबर टू बी डैश इन ब्रैकेट रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स। सो रिमेंबर टू बी रेस्पेक्टफुल। याद रखिए कि हमें क्या करना चाहिए, याद रखिए कि दूसरों के प्रति हमें क्या होना चाहिए, आदर भाव रखना चाहिए, है ना। सो आदर भाव रखना चाहिए यानी रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। अब आप मीनिंग निकाला आपने तो ही जाके आपको ये पता चला। ओके, सो ये क्या हो गया, ये हमारा फुल जिसमें भी लगता है ना, ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल या फिर कलरफुल, वंडरफुल, ये जहां पे भी फुल 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 लग जाता है ना,
वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप देखो रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्ट में हमने फुल लगा दिया और क्या बना दिया इसको, फुल सफिक्स लगा के एडजेक्टिव बना दिया। ओके, सो एक क्वालिटी बना दी, रेस्पेक्ट आदर करने की क्वालिटी। नाउ इंक्लूडिंग योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर डैश, और क्या एक्सप्रेस करिए, अप्रिशिएट एक्सप्रेस करना है। सो एक्सप्रेस योर डैश। आप, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब बीच में कहीं पे भी ऐसे प्रोनाउन आ जाए, सो नेम्स की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस, है ना, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। सो प्रोनाउंस के बाद जनरली हम क्या करते हैं, हम डालते हैं नाउन फॉर्म्स, है ना, वो भी बीच में कहीं पे प्रोनाउन हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे योर अप्रिशिएट का क्या हो जाएगा, अप्रिशिएशन, यानी कि नाउन फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में एक नाउन है, उसके बाद डैश है, और अप्रिशिएट को नाउन बनाने के हम क्या कर सकते हैं, उसमें शन लगा देंगे, टी तो है ही ऑलरेडी, ई खा जाएंगे, ई को स्किप कर देंगे, उसकी जगह पे आई ओ एन लगा देंगे। सो जिस वर्ड में भी जनरली हमेशा, जैसा इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता, जिस वर्ड के एंड में ई आता हो ना, आप ई को स्किप कर देंगे, जनरली उसकी जगह पे हम आई लगाते हैं। ओके, या फिर वाई भी लगाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड। सो आप देखो अप्रिशिएट को हमने क्या बना दिया, अप्रिशिएशन। ओके, सो एक्सप्रेस योर अप्रिशिएशन, मतलब आप जो है ना लोगों को किस तरीके से वैल्यू करते हैं, उनकी कीमत समझते हैं, वो आप एक्सप्रेस करिए, जताइए लोगों को। सो फाइनली ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट। जब भी अंत में आपको क्या ध्यान रखना है किसी से बातचीत करते वक्त, कि हमेशा आप रिस्पॉन्सिव रहिए, मीन्स रिएक्ट करिए। आर फॉर रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव की स्पेलिंग में भी क्या आ रहा है, आर ई, तो रिएक्ट करना सीखिए। ओके, जब आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो उनके क्वेश्चंस का प्रॉम्प्टली आंसर करके, ओके, रिप्लाई करके, यानी कि आंसर करके। जब आप बातचीत कर रहे हो तो देखिए प्रॉम्प्टली की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, पी से, और पी के बाद क्यू लेटर आता है। सो आप ऐसे याद रखिए, प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली, क्यू फॉर क्विकली। ओके, सो दिस इज द वे आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में आपने इफ लगा के उसको, मैंने क्या बोला था आपको, एडजेक्टिव बना देना है आपको। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली, अब आप यहां पे भी देख रहे हो कि वर्ब रिमेंबर है। ओके, वर्ब दे रखा है, उसके जस्ट बाद जब भी टू बी हो या फिर बी हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि, या फिर यहां पे भी आप देख रहे हैं कि यहां पे देयर इज नो वर्ब लेकिन बी है। ओके, यहां पे भी आप देखो बी है, हम बोलते हैं बी गुड टू ऑल। सो आप बी के बाद जनरली, ऑलवेज नहीं बोलूंगी मैं, जनरली आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं एडजेक्टिव्स का। सो एडजेक्टिव्स बनाने के लिए आपने क्या क्या चीज सीखा, कि आप वर्ड के एंड में कौन सा सफिक्स लगाएंगे, इव का, आप फुल लगा सकते हैं, आप ओ यू एस लगा सकते हैं, राइट, और ली लगा के आप क्या बना सकते हैं, एडवर्ब्स बना सकते हैं। नाउन बनाने के लिए आप ए एन सी ई यानी कि एंस लगा सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं, सॉरी, आप लगा सकते हैं, बना नहीं सकते, आप लगा सकते हैं शन या फिर आई ओ एन। सो दिस इज द वे यू कैन मेक नाउन फॉर्म्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स मूव अहेड, रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो हाइलाइटेड वर्ड है उनको पढ़ना है। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? आई कांट टेल यू एवरीथिंग। अब आप देखो यहां पे हमने किस तरीके से वर्ड्स को रीड किया है। नाउ लेट्स गो अहेड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इज देयर अ डिफरेंस इन द मीनिंग्स ऑफ से एंड टेल? तो अब आपको ये बताना है कि क्या से और टेल के मीनिंग में कोई डिफरेंस है या नहीं है। यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लुक हियर, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? से में क्या होता है कि आप ऐसे ही कुछ भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, आप क्या सोचते हैं वो बताते हैं। लेकिन मतलब आप कोई मैसेज देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन टेल का यूज अब आप जब करते हैं ना, तो टेल में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ लिसनर, जिससे आप बात कर रहे होंगे, कोई सुनने वाला होना चाहिए, वो आपको दिखा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, है ना। अगर मैं ये बोलूं आई वांट टू, यहाँ पे आई कांट टेल यू एवरीथिंग, और मैं बोलूं आई वांट टू टेल यू समथिंग, सो यानी कि आप सुन रहे हैं मुझे, राइट, यू आर द लिसनर। सो हियर यू हैव टू यूज इवन द लिसनर,
है ना, लिसनर भी आपको यूज करना पड़ेगा। कौन है यहाँ पे लिसनर? द लिसनर इज यू, आप सुनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? सो यहाँ पे बस आप कुछ मैसेज देते हैं, लेकिन लिसनर का कुछ अता पता नहीं होता कि कोई सुन भी रहा है या नहीं, वो मैटर नहीं करता। सो डू रिमेंबर दिस थिंग। टेल के एंड में क्या आ रहा है? एल। तो आप ऐसे याद रखिए, एल फॉर लिसन। टेल में क्या जरूरी होता है? लिसनर, सुनने वाले का नाम या उसके बारे में बताना। ओके, यू आई वॉन्ट टू लिसन, सॉरी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। सो टेल के बाद यूज क्या क्या मैंने? यू, जो कि लिसनर हो जाएगा, राइट। और आई वॉन्ट टू टेल रोहन रिगार्डिंग दिस। सो आप देखो, टेल के बाद मैंने क्या यूज कर दिया? रोहन, जो कि लिसनर होगा, राइट। तो आपको टेल में एल आ रहा है लास्ट में इसकी स्पेलिंग में, तो एल फॉर लिसनर। आपको ये याद रखना है, इसमें लिसनर होता ही होता है ज्यादातर। और सी में लिसनर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हो बस, कोई सुने या ना। जैसे आपकी टीचर जो है, शी ऑल्सो सेज सो मेनी थिंग्स, है ना, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट फोकस। तो टीचर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती रहती है, बोलती रहती है, लेकिन आप में से कितने लोग सुनते हैं? लिसनर होता है या नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं। सो से में क्या है? देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिसनर। ओके, ये ध्यान रखना होता है आपको कि ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो से में लिसनर की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं बोली कि शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। अब आप बताओ, से के बाद मैंने कहा लिसनर बोला, से के बाद कोई लिसनर है? नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस, नाउ लेट्स गो अहेड। C focuses on the message and does not always require a listener, जो मैंने आपको बताया था। Okay, so next one is tell focuses on who receives the message. Tell जो है वो क्या बताता है कि किसने मैसेज रिसीव किया, यानी कि लिसनर, जो मैंने आपको बताया था। And always needs a listener. This is what even I told you, right? So this is done. Now let's go ahead, fill in the blanks with suitable words from the sets of words given in the box below. Make changes in the verb forms or tense if necessary. तो आपको क्या कर रखा है? आपको कुछ वर्ड्स जो है, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बॉक्स पे दे रखे हैं और आपको सुटेबल वर्ड्स यूज करना है ब्लैंक को फिल करने के लिए। आप चाहे तो उनमें चेंजेस कर सकते हैं, वर्ब के फॉर्म्स को, यानी कि उसके टेंस को चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। सो यहाँ पे फेच का मीनिंग क्या है? फेच का मीनिंग है कि कहीं पे जाकर कुछ साथ में लेकर वापस आना। ओके, कहीं पे जाओगे आप, कुछ लेके वहां से वापस आ जाओगे। और ब्रिंग का मीनिंग क्या है? कि आप कुछ लेके जाओगे अपने साथ किसी जगह पे, और that is bring. Now see क्या है? See means something that we view whether or not we pay attention. See का मीनिंग क्या है? आप कैसे, मतलब unintentionally, बिना इरादे के आप कोई भी चीज देख लेते हो, that is known as see. If I say that I saw the walls. अब बताओ मुझे, क्या वॉल्स मुझे देखने, अब मैं यहाँ पे हूं तो मुझे पता है कि आसपास वॉल्स भी है, फैन भी है, मतलब वो बिना इरादे के, बिना मीन्स, क्योंकि आंखें हैं तो अपने आप को दिख जाएगी। मैंने उस पर फोकस नहीं किया, मेरा इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था उसका देखने का, लेकिन आंखें हैं तो वो अपना काम करिए, अपने आप दिख गया। ठीक है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से दिख गया। सो दैट इज नोन एज समथिंग दैट वी व्यू वेदर और नॉट वी पे अटेंशन। हम ध्यान दे या ना दे, फोकस दे करे या ना करे, हमें अपने आप जो चीज हो जाती है, भगवान ने आंखें दी तो अपने आप दिख जाएंगी, है ना। हम बिना फोकस किए भी हमें पता है कि पास हमारे क्या है ना, तो दिख जाता है हमें। तो जब बिना इरादे के आप जब कोई चीज देखते हो, बिना ध्यान दिए कोई चीज आपको दिख जाती है, तो दैट इज नोन एज सी। अब लुक में क्या होता है? उल्टा होता है। लुक में आप फोकस करते हो। अब देखो, एल का आप एफ बना सकते हो या नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो आप ये याद रखो कि फोकस, ओके, यहाँ पे लुक में क्या होता है? फोकस करना पड़ता है ना, आपको ध्यान देना पड़ता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, है ना, तब आप लुक, इसलिए टीचर बोलते लुक हियर। टीचर कभी नहीं बोलते सी हियर। लुक हियर मींस यहां पे, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में ध्यान दो। ओके, सो अगर टीचर बोली सी हियर तो आप चाहो तो नहीं भी ध्यान दोगे तो चलेगा लेकिन अगर टीचर बोलते लुक हियर तो यानी कि आपको ध्यान देना ही है, ओके, किसी डायरेक्शन में। लिव, सो आपकी आंखों को आपको फोकस करना पड़ता है ना, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक दिशा में। अब लिव क्या है? परमानेंट प्लेस और रेजिडेंस। आप जहां पे रहते हैं, तो परमानेंट एड्रेस जो होता है आपका, जहां पे आप रहते हैं, फॉर दैट वी यूज द वर्ब लिव। और स्टे किसके लिए आप यूज करते हैं? स्टे में देखिए आप क्या है? टी है और टे साउंड आ रहा है थोड़ा सा, स्टे अगर आप बोलेंगे तो टे। तो यहां पे आप देखिए टे साउंड आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखिए टीई, यहां पे भी टे है। सो टेम्पररी प्रेजेंस इन अ लोकेशन एज अ गेस्ट और विजिटर। आप किसी भी जगह पे
स्टे कर रहे हैं मतलब कि आप ठहर रहे हैं। तो ठहरते तो आप कुछ ही देर के लिए ना किसी जगह पे। सो किसी जगह पे आप थोड़ी देर के लिए गए हो, गेस्ट बन के या फिर विजिटर बन के, किसी से मिलने जाना है तो इसके लिए, या घूमने जाना है तो आप कहीं ठहरते हो तो उसे हम बोलते हैं स्टे। और लिव का मीनिंग तो आपको पता है, रहना, है ना। सो रहना तो आप परमानेंटली रहते हो ना कहीं पे, ज्यादातर ऐसा होता है। स्टे यानी कि कुछ टाइम के लिए हम रुकते हैं, ठहरते हैं, दैट इज नोन एज स्टे। नेक्स्ट वन इज स्टडी। अब स्टडी क्या है? स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जब आप किसी भी चीज को फॉर्मली स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, कहीं पे जाके पूरा उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज स्टडी करते हैं, उस पर टाइम देते हैं उस चीज को सीखने में, तो दैट इज नोन एज स्टडी। अब आप स्कूल में भी क्या करने जाते हैं? स्टडी करने जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पढ़ाई के लिए आप जाते हैं, वहां पे ध्यान रखते हैं, चीजों को सीखते हैं, टाइम बिता के समझने की कोशिश करते हैं। अब लर्न क्या है? लर्न का मीनिंग है गेन नॉलेज, है ना। सो आप ये देखिए, ये स्पेंड की स्पेलिंग में स्टडी की स्पेलिंग में स्पेंड का एस भी आ रहा है, तो आप ऐसे, और एस के बाद क्या आ रहा है स्टडी की स्पेलिंग में? टी, तो आप ऐसे याद रखिए, स्पेंड टाइम, एस टी, है ना। तो आप जहां पे स्पेंड टाइम करते हैं किसके लिए? लर्न करने के लिए, और वो भी कहां पे? फॉर्मल एजुकेशन, मतलब स्कूल्स वगैरह में जाके, कॉलेजेस में जाके, ओके, यूनिवर्सिटीज में जाके। अब लर्न का मीनिंग क्या है? नॉलेज गेन करना, स्किल सीखना। कैसे? स्टडी करके या फिर एक्सपीरियंस से, ध्यान से पढ़ के, अच्छे से टाइम देके किसी चीज को डिटेल में पढ़ के, या फिर एक्सपीरियंस के जरिए, तो दैट इज नोन एज लर्निंग, ओके, या फिर लर्न। नेक्स्ट वन है स्पीक। अब स्पीक का मीनिंग क्या है आपको पता है? एक्सप्रेस थॉट्स। आप अपने थॉट्स को जब एक्सप्रेस करते हैं, कुछ बोलने के लिए, अपने आइडियाज को बताने के लिए बोलते हैं, तो दैट, वो भी फॉर्मल सिचुएशन में, मतलब कि फॉर्मल मीन्स आप बोल सकते हैं ऑफिसेस में, या फिर स्कूल्स में। तो जब आप ऐसे जगह पे जब बोलते हैं, घर के अलावा किसी और जगह पे जहां पे मतलब अलग लोग हैं, आपको सुनने के लिए हैं, तो वहां पे आप स्पीक का यूज करते हैं। टॉक, मतलब उसको स्पीक बोलते हैं। टॉक क्या है? टॉक का मीनिंग है जब आप इनफॉर्मली लोगों से कॉन्वर्स करते हैं, जब आप लोगों से किसी से भी बात करते हैं, ठीक है। स्कूल्स में टीचर्स के अलावा, बड़ों के अलावा, कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज में या ऑफिस में आप बात करते हैं, उसके अलावा अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से बातें करते हैं, तो वो क्या आ जाता है आपके? उसको हम बोलते हैं टॉक करना, यानी कि इनफॉर्मल बात करना, ओके। अब देखिए, आप फॉर्मल वर्ड में फॉर्म लगा हुआ है, FORM। सो आप ऐसे, फॉर्म कहां पे मिलता है? ऑफिस में मिलता है, तो आप ऐसे याद रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज। और इनफॉर्मल मीन्स फॉर्म का उल्टा, जहां पे हम फॉर्म नहीं देते, तो वो कहा है? घर है, रिलेटिव्स है, ओके। सो रिश्तेदार हैं, सो दोस्त हैं, तो इनके साथ जो आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, टॉक करते हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल टॉक, ठीक है। हियर का यूज आप कब करते हैं? जब आप कोई चीजों को अनइंटेंशनली सुन लेते हैं। देखिए, हियर के स्पेलिंग में क्या आ रहा है? ईयर, ईयर आ रहा है ना। तो कान, ईयर मीन्स कान ना। तो जब आपके पास कान है, ये सेंसरी ऑर्गन भी है, तो अपने आप आपको आसपास की आवाजें सुनाई दे देंगी। चिड़िया अगर चर्प कर रही है, चहचहा रही है, तो आप सुन पाएंगे। कोई बाजू में आपके कोई बच्चा बैठा है और कुछ फुसफुस फुसफुस कर रहा है, और तो आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे देगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कुछ तो बातें कर रहे हैं, ऐसा पता चल जाए आपको। आप सुनना चाहे या ना चाहे, अगर वो उनकी बात की आवाज आ जाएगी, या फिर अगर किसी ने कुछ गिराया, वो भी आवाज आ जाएगी, राइट। कोई चिल्लाया तो आप सुनना चाहे या नहीं, अपने आप ही आपको सुनाई दे देगा। अनइंटेंशनली आप सुनते हैं, बिना इरादे के, आपके कान होने की वजह से अपने आप सेंसरी ऑर्गन जो है आपका काम करेगा। तो आप सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, आपको अपने आप सुनाई दे देगा, क्योंकि आपके पास कान है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं हियर करना, मतलब आप बिना ध्यान दिए जब किसी चीज को सुन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हियर। लिसन। अब लिसन का मीनिंग क्या है? पे अटेंशन। अब कोई बोलते ना कि अरे यार तूने क्यों सुन लिया, तो आप बोलते ना अरे यार कान है इसलिए सुन लिया, मैं थोड़ी सुनना चाहता था। तो वैसे केसेस में, जब आप किसी की बात ध्यान से नहीं सुने, if somebody asks you, did you hear me? तो आप बोलेंगे हाँ यार, I heard you, मतलब सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, कहने का मीनिंग ये है। अब जब आप लिसन बोलेंगे, तो लिसन में क्या होगा? आप ध्यान देके सुनते हो। सो लिसन मीन्स पे अटेंशन टू साउंड्स और स्पीच इंटेंशनली। तो आप यहाँ पे ध्यान देखिए, आपका इरादा भी ये होता है कि आप सुनना चाहते हो। टीचर बोलते हैं लिसन टू मी, मतलब मुझे सुनो, ध्यान दो, ओके। सो जब आप ध्यान देके सुनते हैं, तो दैट इज नोन एज लिसन, ठीक है।
सो ये बहुत सिंपल है एक्चुअली. इफ यू रीड इट नाउ एंड देन, आप बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे भी, तो भी आपको ये याद हो जाएगा. इन चीजों को, इन वर्ड्स का यूज आपको आएगा. सो आपको क्यों बता रही है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर. जहां पे हियर यूज करना है वहां पे लिसन करते हैं, जहां पे ब्रिंग यूज करना है वहां पे फेच कर देते हैं. सो यू मस्ट नो द डिफरेंस, है ना. You should read the whole sentence, complete sentence, and try to understand the meaning of it, and then you will be able to fill the gaps properly. तो यहाँ पे भी आपको यही करना है. I dashed the photo, but I didn't dash anyone familiar. तो आप फोटो जब देखते हैं तो आप ज्यादातर क्या देखते हैं? ध्यान दे के देखते हैं, राइट. सो इसलिए आपने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? looked. लुक का पास फॉर्म क्यों यूज किया आपने? ईडी क्यों लगा दिया उसमें? क्योंकि यहाँ पे डिड दे रखा था. डिड डू का पास फॉर्म है, तो इसलिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे भी मुझे जो भी वर्ब डालना है उसका पास फॉर्म ही डालना है, इसलिए लुक्ड हो गया. बट आई डिडंट डैश एनीवन फैमिलियर. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जो सेम वाले वर्ड्स जिसमें लोगों को ज्यादा कॉन्फ्यूजन होता है, वही सारे वर्ड्स है, तो वही आपको यूज करना है. एक में लुक तो दूसरे में सी, एक में फेच तो दूसरे में ब्रिंग, एक में टेल तो दूसरे में से, ऐसा. तो वही यूज करना है, लेकिन कहां पे क्या यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा. सो आई डिडंट डैश एनीवन फैमिलियर. तो यहाँ पे क्या है? सी. आई डिडंट सी, मैंने लेकिन किसी जाने पहचाने को उसमें नहीं पाया या नहीं देखा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरे में सी. अब आपको एक पता चल गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, है ना. क्योंकि दोनों जगह तो आप लुक यूज करोगे ही नहीं, आपको दोनों यूज करना है, लुक और सी. आई वुड बेटर गो एंड डैश माई मदर फ्रॉम द स्टेशन. अब बेहतर रहेगा कि मैं जाऊं और अपनी माँ को लेके आओ. तो ये क्या हो जाएगा? फेच. हमने फेच का यूज सीखा था. दूसरे में क्या आ जाएगा आपको पता है? ब्रिंग. तो आप इस तरीके से सोच लो. एंड देन डैश हर होम, और उनको क्या लेके आऊंगा? घर पे लेके आऊंगा. सो ब्रिंग आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज आई नीड टू डैश फॉर माई मैथमेटिक्स एग्जाम दिस वीकेंड. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स एग्जाम इस वीकेंड में ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा. सो आप देखो यहाँ पे टू का फर्स्ट, टू के बाद हमेशा ये याद रखना है आपको, टू के बाद वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो टू के बाद स्टडी यूज किया हमने. स्टडी का यूज हमने पढ़ लिया है कि स्टडी का मीनिंग क्या होता है. तो आप जब एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ते हो, तो इसलिए स्टडी आ गया यहाँ पे. ओके, यहाँ पे भी आप देखो, ये बताना भूल गई थी मैं, यहाँ पे गो यूज किया हमने. सो एक वर्ब क्या है? सॉरी, एक वर्ब है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको दूसरे वर्ब को भी फर्स्ट फॉर्म में डालना है. इस तरीके से आप समझेंगे. फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज सो आई होप टू डैश न्यू कॉन्सेप्ट्स अलोंग द वे. सो अब आप देखिए, मैंने आपको बोला था सिमिलर वाले वर्ड्स जिसमें ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है. तो जो हमने पढ़ा था, स्टडी एक में आया तो दूसरे में आपको क्या करना है? आपको आशा है कि आप नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, आइडियाज पढ़ेंगे, सो सीखेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लर्न आ जाएगा. टू यहाँ पे भी है तो टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्न. नेक्स्ट वन इज आई कैन डैश द म्यूजिक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस. अब पड़ोसी के घर से अपने आप आवाज आएगी, है ना. वो भी म्यूजिक थी, अपने आप सुनाई देगा म्यूजिक आपको. तो कान है इसलिए सुनाई देगा, आप इरादे से नहीं सुन रहे हो, तो इसलिए क्या आ जाएगा? हियर. नेक्स्ट वन इज बट आई नीड टू डैश. अब यहां पे भी देखो नीड. यहाँ पे आप पहले क्या क्या करो? जो भी वर्ब्स वहां पे दे रखे ना, आप उनको देख लिया करो. वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को, वो जिस फॉर्म में होंगे उसी फॉर्म में आपको ज्यादातर जो है वर्ब्स को डालना पड़ता है. यहाँ पे नीड है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी देखो हियर का फर्स्ट फॉर्म डाल दिया हमने. लिसन को भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहने दिया, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में रहने दिया. और एक और चीज मैंने आपको बताया, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, हमेशा नहीं, ज्यादातर. ओके, सो बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स. लेकिन उसके लिरिक्स को, उसके वर्ड्स को समझने के लिए मुझे ध्यान से सुनना पड़ा था. ध्यान से सुनना को क्या बोलते हैं? लिसन. अभी हमने पढ़ा था. कुड आई डैश टू मिसेस कल्पना. तो क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकता हूं? स्पीक मीन्स आपको पता है जब आप क्या करते हैं? फॉर्मल टॉक्स करते हैं, है ना. Who is going to dash to us about gardening? said Ritu. अब रितु क्या बोलती है? क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकती हूँ? तो ये क्या है? फॉर्मल टॉक है ना. आप किसी और से बात कर रहे हैं, ना कि आपका फ्रेंड है, ना ही रिलेटिव है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मली बात करेंगे, जैसे कि ऑफिस वालों से बात किया जाता है, तो उस तरीके से बात करें, तो इसलिए स्पीक बोलते हैं. Who is going to dash? तो जो बात करने जा रही है किसके बारे में? गार्डनिंग के बारे में. सो यहाँ पे क्या आएगा? टॉक. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे भी.
ओके, सो हु इज गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, सो यहां पे स्पीक और वहां पे टॉक, है ना, आप अपना आइडियाज जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज आई डैश इन अ स्मॉल टाउन बट आई ऑफन डैश विद माई रिलेटिव्स इन द सिटी। अब आपको पता है लिव का मीनिंग क्या होता है, रहना, जो कि परमानेंट एड्रेस होता है ज्यादातर। तो अब आप देखिए, मैं एक छोटे टाउन में रहती हूं, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, लिव आ गया। बट अब लिव का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको, बट आई ऑफन डैश विद माई रिलेटिव्स इन द सिटी। तो आप आपको कैसे पता चलेगा प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वो सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चलेगा। तो मैं एक छोटे से टाउन में रहती हूँ, लेकिन अक्सर मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे ठहरती हूं। सो आप देखो यहाँ पे क्या है, स्टे, स्टे मतलब ठहरना, रुकना, जो कि शहर में रहते हैं उनके पास ये ठहरती है थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से आपको मीनिंग को समझते हुए फिल करना है। नेक्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। अब आपको ये पढ़ना है और वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। वर्ब्स मींस वर्किंग वर्ड्स को। दे डैश इन लंदन बिफोर, तो अब आप देखो वो लंदन में पहले रहते थे, राइट, तो लिव्ड आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, आई मेट डैश इन आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। सो आप देखो यहाँ पे क्या है, आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। अब यहाँ पे वर्किंग वर्ड्स कौन सा वर्ड, अब आप बोलोगे मैम ये वर्किंग वर्ड कैसे है, लिव्ड, रहना कोई काम है क्या? हाँ, आपका बॉडी पार्ट जो भी काम करता है ना उसे हम क्या मानते हैं, वर्ब मानते हैं। तो लिव, रहना भी तो, रहने का काम कौन कर रहा है, आपका बॉडी ही कर रहा है ना, आप ऐसे याद रखो। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब। नेक्स्ट वन इज, दिस इज रॉन्ग, सॉरी ये रॉन्ग है। ये मेट जो है वो वर्ब है, दिस इज द वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म है। यहां पे भी लिव का पास्ट फॉर्म है और यहाँ पे मीट का पास्ट फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म है दोनों जगह पे। सो मेट क्या है, वर्ब है ना, किसी से मिलना, ये आपका बॉडी करता है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी इसे भी हम बोलेंगे वर्ब। ओके, नेक्स्ट एक और वर्ब है यहाँ पे, दैट इज आस्क, यानी कि पूछना। तो ये भी क्या, आस्क्ड इज ऑल्सो अ वर्ब हियर। तो आपका बॉडी पार्ट ही ये काम करता है ना पूछने का। सो दिस इज ऑल्सो वर्ब। सो वर्ब मीन्स वर्क, है ना, वर्क शो करने वाले वर्ड ज्यादातर वही होता है। नाउ नेक्स्ट गो अहेड, एज यू नो द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइंड आर इन सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं वो कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट और डिस्टेंट पास्ट, वो सारे वर्क, यहाँ पे मैं वर्क बोलती हूँ ज्यादातर, एक्शन नहीं बोलती, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक्शन मीन्स डिश 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 करने लग जाते हैं। सो हियर एक्शन नहीं, मैं बोलती हूँ वर्क दैट हैपेंड इन द पास्ट, वो काम जो कि पास्ट में हुआ, ये बोल सकते हैं बहुत टाइम हो गया किसी काम को हुए पास्ट में। सो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आप देखो हेल्पिंग वर्ब भी है, आपको देखो हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, बी का थर्ड फॉर्म है बीन, बी का थर्ड फॉर्म है बीन। ओके, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और स्टेइंग जो है वो कौन से फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। ओके, कॉन्टिन्यूअस, इंग लगा हुआ ना इसमें, कॉन्टिन्यूअस। ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो आप देखो कौन सा टेंस आ गया ये, और ये हेल्पिंग वर्ब किसका है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का। जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हैप्पी। ओके, तो आप क्या करते हैं, हैप्पी हो जाते हैं तो कैसे हंसते हैं, हा हा हा, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स हा 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 वाला आएगा। और वो भी कौन सा, हैज क्या है, प्रेजेंट है ना। सो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है हैज, और सॉरी प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टाइप है ना, परफेक्ट टाइप। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हा हा, हैज है। नेक्स्ट है बीन, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ बी है। ओके, सो आपको पता है हैज हैव के बाद हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, हा 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 के बाद, हैज हैव हैड के बाद, ये थ्री है तो इनके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो बी का देखो आप थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे, परफेक्ट के साथ हम हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेइंग कौन से फॉर्म में, इंग लगा हुआ है इसमें, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, कौन से फॉर्म में हो गया, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, राइट। सो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो इस तरीके से आप ये समझेंगे। हो गया हमारा। नाउ लेट्स गो अहेड, द वर्ब यू हैव अंडरलाइंड इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, देखो आप सेम चीज बोला है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो अगर आपको
परफेक्ट टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियोस देखनी है तो आप प्रीवियस लेसन्स को चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज, हैव, हैज और हैव। मैंने आपको बताया था हैज में एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, हैव जो है प्लूरल के साथ यूज होगा। सो हैज प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब plus ing to indicate the duration of an action that started in the past and continued in the present moment। तो आप present perfect tense का यूज कब करते हैं? जब आपको ये बताना है कि कोई वर्क, कोई काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो ये बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और फॉर्मूला आपको पता है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो देखिए प्रेजेंट के बाद क्या आ गया? परफेक्ट। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब चुराइए। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हा हा, हैज, हैव। उसके बाद क्या चुरा है हमने? हैज, हैव के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है? थर्ड फॉर्म आता है। तो आप देखिए बी का थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, बीन। अब बी का थर्ड फॉर्म ही क्यों लाया यहाँ पे? क्योंकि देखिए ये कॉन्टिन्यूस भी है ना इसके नाम में, और कॉन्टिन्यूस सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। सी के पहले कौन सा लेटर आता है? बी। तो यानी कि आपको बी वाले हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज करना है। तो पहले हमने परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाया है हैज, हैव। उसके बाद लेट मी चेंज द कलर, इट विल बी बेटर। सो आप देखो अब यहां पे जस्ट अ मिनट। सो आप देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? हैज, हैव। ओके, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? बी, है ना। सी कॉन्टिन्यूस का फर्स्ट लेटर है, उसके पहले कौन सा लेटर आता है? बी। तो आपको याद रखना है ना, मैंने आपको पढ़ाया कॉन्टिन्यूस में बी हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसलिए हमने क्या किया? बी का, लेकिन कौन सा फॉर्म आएगा? बी का थर्ड फॉर्म। तो बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैज, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। हो गया? इस वजह से हमने यहाँ पे इस तरीके से आप रिलेट करोगे तो याद रहेगा। परफेक्ट का हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब चुरा है, कॉन्टिन्यूस का बी वाला हेल्पिंग वर्ब चुरा है, लेकिन वो थर्ड फॉर्म में हुआ क्योंकि हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है बी। ओके, अब आगे बढ़ते। कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग में क्या आ रहा है? इंग। तो अब आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगा देंगे? इंग लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब मिसेस शॉ हैज बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेस हारिंग एंड मिसेस लीज विजिट। अब मिसेस शॉ जो है वो सुबह से ही रूम को प्रिपेयर कर रही है, रेडी कर रही है, तैयार कर रही है। किस लिए? क्योंकि मिसेस हारिंग और मिसेस ली आने वाले हैं मिलने के लिए। ओके, an action that was ongoing in the recent past with its results evident now. The focus is on the ongoing activity rather than its completion. तो बस आप इतना सब कुछ टेंशन मत लो, सिर्फ इतना याद रखो कि जो वर्क पास्ट पे स्टार्ट हुआ और अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करने वाले हैं। अब लेट्स गो अहेड और ये देखिए आप, मिसेस शॉ हैज बीन क्लीनिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग। द रूम लुक्स स्पॉटलेस नाउ। अब वो रूम जो है वो उन्होंने पास्ट में क्लीन करना स्टार्ट किया और अभी भी क्लीन कर रही है। कहने का मीनिंग ये है सुबह से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग कब की थी उन्होंने काम की करने की? मॉर्निंग से ही, और अभी तक कर ही रही थी। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी। अब यहां पे आप देखो बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते ही जा रहे थे। पास्ट में स्टार्ट किया उन्होंने और अभी तक प्रैक्टिस चलती ही जा रही है। ये बताने के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। The students dash a play and setting up the stage। और बच्चे क्या कर रहे हैं? वो स्टेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज, द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग। अब बच्चे जो है, आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज आप तब करते हैं जब आपको ये बताना है कि प्रेजेंट पे कोई काम चल रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ये बताना है आपको। तो आप किस टेंस का यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग में आ रहा है कॉन्टिन्यूस। ओके, तो प्रेजेंट में कोई काम चलता जा रहा है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस में आपको क्या करना है? बी का फर्स्ट फॉर्म दैट इज एम आर, मैंने आपको सिखा हुआ है।
पहले की वीडियोस में। इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट मिनट, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है और इसलिए हम क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो आईएनजी लगाते वक्त आप क्या करते हैं, जो रूट वर्ड है उसका ई लास्ट वाला स्किप कर देते हैं और उसकी जगह पे आई लगा देते हैं और इस तरीके से आप करते हैं। सो आर ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वन इज दे डैश। दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है। दे डैश फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट। सो आप देखो वो वीक्स से ही तैयारी कर रहे हैं, वीक्स से। तो ये ध्यान रखो आप कि जब टाइम वर्ड्स के साथ लाइक वीक्स हो गया, ओके, या फिर डेज हो गया, सेवरल डेज, ओके, मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, कोई ईयर का नेम, कोई टाइम दे दिया, उसके पहले अगर सिंस या फॉर लगा है, टाइम वर्ड के पहले सिंस या फॉर लगा है, तो आप समझ जाओ कि ज्यादातर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो आप देखो यहाँ पे आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए। जब जैसे आपको फॉर दिखे या सिंस दिखे टाइम वर्ड के पहले, वीक टाइम वर्ड है ना, उसके पहले दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। सो दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा दिया उसके साथ। हमें पता चल गया कि ये फॉर की वजह से कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सो बच्चे हफ्तों से तैयारी कर रहे थे ना हर चीज परफेक्ट करने की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन और प्रिपेयर्ड में इन लगा दिया, हो गया, इसका भी ई स्किप कर दिया, खा लिया। सो इस तरीके से आप करेंगे, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मर्स। यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके। फिर अब आप देखो द परफॉर्मर्स डैश एवरी डे एंड देयर एक्साइटमेंट। अब आप देखो यहां पे अब आपको द परफॉर्मर्स डैश रिहर्स एवरी डे। अब परफॉर्मर्स जो है हर दिन क्या कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं। सो आप देखो हर दिन रिहर्स कर रहे हैं, मतलब पास से ही रिहर्सल करते आ रहे हैं, है ना, हफ्तों से तैयारी चल रही है ना। तो आप देखो पहले से ही ये काम चल रहा है, पास से ही, और अभी तक कॉन्टिन्यूएशन में है। तो ये भी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफॉर्मेंस प्लूरल है इसलिए आप परफॉर्मर्स के साथ हैव लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब बीन लगा देंगे, वो तो आपको पता, बीन तो लगाना ही है, और रिहर्स में आईएनजी, ई जो है रिहर्स का, उसको स्किप कर देंगे। नाउ लेट्स गो अहेड एंड एक्साइटमेंट डैश। और उनका एक्साइटमेंट जो है वो आप मीनिंग निकाल के भी देखा करिए जहां पे आपको डाउट है, और उनका, या बड़े सेंटेंसेस है, और उनका एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम ऐसे ही बोलेंगे ना। सो उनका एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट में काम चलता जा रहा है, मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बी के फर्स्ट फॉर्म के, अब आप देखिए यहां पे एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर वर्ब है ना, तो उसके साथ क्या लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है एक्साइटमेंट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया, दैट इज जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी है, और ग्रो के साथ इन लगा दिया, हो गया आपका आंसर इज ग्रोइंग। नेक्स्ट वन इज द साउंड इन चार्ज डैश द माइक्रोफोन्स टू चेक द साउंड क्वालिटी। अब जो साउंड इन चार्ज है वो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ना माइक्रोफोन को, ताकि उनकी साउंड की क्वालिटी पता चल जाए। तो आप देखो वो चेक कर रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पहले आप देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पे साउंड इन चार्ज है, ना कि इन चार्जेस। तो यहाँ पे एक ही है सब्जेक्ट, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसलिए बी का फर्स्ट फॉर्म दैट इज लगाया और उसके साथ आईएनजी टेस्ट के साथ लगा दिया। तो इस टेस्टिंग, तो माइक्रोफोन्स को टेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, साउंड इन चार्ज के द्वारा। सो दिस इज द वे आप मीनिंग निकाल के, किया जा रहा है कोई काम प्रेजेंट में, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला फॉर्मूला, यानी बी प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस इज, मींस बी का फर्स्ट फॉर्म इज एंड आर, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दोगे, हो गया। एवरीवन डैश हार्ड, और हर कोई कैसे काम कर रहा है, पहले से ही, देखो आप पहले से ही, हफ्तों से ही तैयारी हो रही है, तो पहले से ही लोग कैसे काम करते आ रहे हैं, हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, या वर्क करते आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा, क्योंकि हार्ड वर्क या वर्क जो है वो पहले से चलता आ रहा है। तो हैज बीन वर्किंग, वही फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हर कोई जो है मेहनत करते आ रहे हैं, हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, मींस काफी कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। एंड नाउ
तो पास्ट में ही उन्होंने करना स्टार्ट किया, अभी भी करते आ रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब कुछ आ जाएगा। हैज बीन, एवरीवन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगाया, और बीन वर्किंग। अब हैज में देखिए एस आता है, तो ये याद रखिए कि इज, वॉज, हैज, ये सब में एंड में एस आ रहा है, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज होता है, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखिए। एंड नाउ द प्लेस डैश विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, प्लेस। ओके, प्लेस सिंगुलर है तो यहां पे इज लगा दिया और बस का के साथ आईएनजी लगा दिया। अब कैसे पता चलेगा, नाउ है यहाँ पे, नाउ का मीनिंग क्या है, अभी, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है कोई काम, तभी तो नाउ यूज हुआ है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, मींस बी का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्लेस सिंगुलर है, इज लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। सो दिस इज द वे यू विल complete these questions. Now next one क्या है, read the explanation about the kinds of sentences given in the table below. अब ये टेबल दे रखा है आपको, टेंशन मत लो आप, मैं मैथ्स के टेबल्स बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, टेबल पे बिठाऊंगी आपको, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो आपको पढ़ाने वाले वो है, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंसेस जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके, कुछ जानकारी दे देते हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, और एग्जाम्पल इसका क्या है, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, है ना। अब ये अब क्या बता रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर किसी चीज की स्टेट बता रहे हैं। स्टेट मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, ये सब नहीं, राजस्थान। यहाँ पे स्टेट का मीनिंग है कंडीशन, है ना, किसी भी चीज की कंडीशन के बारे में, सिच, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है आप बोल सकते हो, या फिर एक स्टेट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं, देखो, इंटर, अगर आपको किसी के अंदर का जानना हो, किसी के इन में क्या चल रहा है, किसी के अंदर क्या चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आप ऐसे याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग है किसी के अंदर का जानने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मींस the sentences that ask questions, है ना। तो ऐसे याद रखिए, किसी के अंदर का जानना है तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मींस क्वेश्चंस। नाउ अब ये आपको पता है क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। अब इसका एग्जांपल है, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, है ना। सो अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। अब ये आपको नेम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या फीलिंग्स को शो करते हैं, वो सेंटेंसेस जो बहुत भर भर के भावनाओं को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ओके, एक्सट्रीम फीलिंग्स को, कोई भी फीलिंग जब बहुत ज्यादा हो ये बताना होता है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और ये कैसे एंड होते हैं, ये डंडे के नीचे अंडा, कि अंडे को फोड़ दो डंडे से, सो एक डंडा उसके नीचे अंडा आप लगाते हो, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग। अब आप देखो, ये एक्सट्रीम फीलिंग है, बहुत ज्यादा फीलिंग है, किसी को देख के आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने क्या किया, भर भर के फीलिंग डाली, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये व्हाट का मीनिंग आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग आपके बच्चे कितने खूबसूरत हैं, ये आपसे पूछ नहीं रहे, ये एक्चुअली बता रही है, और वो भी बहुत फीलिंग के साथ। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी एंड में आया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस देखो, मैं तो जो कि ऑर्डर देते हैं, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस मींस वो सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं जनरली बच्चों को ऐसे ही याद करवाती हूँ, कोरा, ओके, कोरा। तो वो C फॉर कमांड जो कि यहां पे है, आप देख रहे हो, C फॉर कमांड, O फॉर ऑर्डर जो कि यहां पे है, ओके, R फॉर रिक्वेस्ट जो कि यहां पे है, और A फॉर एडवाइस, ये एक नई चीज हो जाती है आपके लिए। सो A मींस एडवाइस, ठीक है, यानी कि सलाह देना। तो जब आप कोरा की बात करते हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मींस कोरा, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो इसको, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं imperative sentences and they too end with a full stop, okay। और जैसे कि put that coat away in your bedroom, तो ये क्या है, ऑर्डर है, राइट, ऑर्डर है। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ केक, ओके, और अ स्लाइस ऑफ केक, ये क्या है, ये आपका रिक्वेस्ट है, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ गया। और फिर यू शुड टेक द मेडिसिन टाइमली, अब ये क्या है, एडवाइस है, यानी कि सलाह है, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मींस कोरा सेंटेंसेस, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप इस तरीके से 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने सीख लिए। नाउ लेट्स गो अहेड, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएटली। अब आपको ये पता करना है कि किस टाइप के सेंटेंस है ये, और पंक्चुएशन मार्क
आपका अकॉर्डिंगली यूज भी करना है। अब आप देखो फर्स्ट वन है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम। अब ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सेंटेंस आपको, तो ये इसमें हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, कुछ डिक्लेयर आप कब करते हैं, ऐसे याद रखो, डिक्लेयर कब करते हैं जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, किसी चीज का कंडीशन बताना होता है तब। तो आप ऐसे याद रखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मींस द सेंटेंसेस दैट गिव इन्फॉर्मेशन और स्टेट टेल अबाउट द स्टेट ऑफ समथिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज, सो यहां पे देखो T कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज W। अब आप देखो W भी कैपिटल। व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर इट वाज। अब ये बता रहे हैं आपको कि यार क्या एक्साइटिंग एडवेंचर था, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पूछ नहीं रहे आपसे, बता रहे हैं, है ना। क्योंकि अब आप कैसे याद रखो ये चीज, हमेशा ज्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो यानी कि क्वेश्चंस हो, तो क्वेश्चन वर्ड मींस व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, ब्ला ब्ला, इन सब के बाद हमेशा ज्यादातर क्या रहेगा, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे नहीं है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और फीलिंग भी भर भर के है। देखो आप पढ़ के देखो, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, अंडे के नीचे, सॉरी अंडे के ऊपर डंडा। नाउ एक्सक्लेमेटरी हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज H कैपिटल रहेगा। बिगिनिंग में आपको पता है हमेशा कैपिटल लेटर से यूज स्टार्ट करना होता है। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम सो क्विकली। तो ये देखो आपको सुन के ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये इंट्रोगेटिव, किसी के अंदर है, क्वेश्चंस पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग आपको ध्यान रखती है ना, इंटर की स्पेलिंग, रोगा की स्पेलिंग और टिव। ओके, और डिक्लेरेटिव की इन सब की तो आप सिंपल है बना लोगे, डी की स्पेलिंग, फिर क्लैर और या फिर रैट, क्ला लिख के रैट लिखो और इव लगा दो, हो गया। एक्सक्लेमेटरी में एक्स लिखा, क्लैम लिख दिया, एट लिख दिया और लिख दिया, वाई लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। इंट्रोगेटिव भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो अब देखो यहाँ पे भी व्हाट इज द वेदर फॉरकास्ट टुडे, ये भी एक क्वेश्चन है ना। देखो व्हाट के जस्ट बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे भी देखो व्हाट, हाउ के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सो जब मैंने आपको वही बोला था, जब भी क्वेश्चन वर्ड्स के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो आप समझो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन मार्क लगाया हमने। नेक्स्ट वन इज हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो। अब यहाँ पे देखो H कैपिटल हो जाएगा और ये हाउ के बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे और स्पेलिंग आपको पता है। नेक्स्ट वन इज क्लीन अप योर रूम बिफोर डिनर। अब ये क्या है, ऑर्डर देना है ना, ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और कौन सा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, इन की जगह पे आप इम लिखिए, पर की स्पेलिंग लिखिए, ओके, एट की स्पेलिंग लिखिए और इव लगा दिए, हो गया इंपेरेटिव। द नेक्स्ट वन इज, बिगिनिंग में तो आपको पता है सब जगह हम कैपिटल करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर द मॉम। अब आप देखिए यहां पे क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टर्न ऑफ द म्यूजिक। अब ये ऑर्डर है, राइट, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सो दिस इज द वे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। नाउ एज यू नो इंटोनेशन। अब इंटोनेशन क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना तो हमारा पिच जो है कभी हाई होता है, आवाज कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ जाती है, लहरों के जैसे, या गानों में जैसे आप सुनते हैं, तो इस तरीके की जब टोन हो जाती है, राइज एंड फॉल होती है आवाज, तो दैट इज नोन एज इंटोनेशन। अब लेट अस लर्न अबाउट सेंटेंस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, अब आपने देखा है कि आपने, जैसे मैं बोलूं कि अब कहां पे आपको ज्यादा राइज एंड फॉल का यूज करना पड़ता है, ये कैसे पता चलेगा, पहले आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस क्या है, सेंटेंस स्ट्रेस इज लेइंग एम्फेसिस, किसी भी वर्ड पे जोर देना, उसको थोड़ा ज्यादा जोर से बोलना, थोड़ा लंबा खींचना, ओके, उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेस दे रहे हैं, उस पर एम्फेसिस दे रहे हैं, थोड़ा जोर दे रहे हैं, ओके। कुछ वर्ड्स पे हम ऐसे करते हैं सेंटेंस में, तो let's see this. The emphasis on particular words helps to convey the meaning and importance of the sentence. किसी particular word पे, किसी एक word पे, कुछ words पे अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, थोड़ा सा emphasis देते हैं, थोड़ा लंबा उनको खींचते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाता है, मीनिंग समझ आता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। Content words like book,
run, beautiful, quickly, etc. are mostly stressed instead of function words like she is. अब आपको देखो ये, अगर आपको ये ध्यान रख लो कि जनरली जो है nouns, एक सेंटेंस में जो जनरली जो nouns होते हैं या फिर verbs होते हैं, adjectives होते हैं, ओके, verbs, adjectives, adverbs, आप इन पे हमेशा जब भी रीड करोगे ना तो थोड़ा स्ट्रेस देना, थोड़ा जोर देना, थोड़ा तेजी, उसको ऊंची आवाज में थोड़ा सा बोलना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वो चीज ही यहाँ पे बता रखा है आपको। और जो फंक्शन वर्ड्स है, मतलब बाकी सब वर्ड्स जो है लाइक prepositions है या फिर कंजंक्शंस है, इंटरजेक्शंस है, या बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, आप बाकी का छोड़ दो, बाकी सब में स्ट्रेस नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स में वगैरह में आप स्ट्रेस नहीं दोगे। आपको स्ट्रेस किस पे देना है, ज्यादा जोर, ज्यादा लंबा किसको बोलना है, जोर देखिए थोड़ी ऊंची आवाज पे, वो होगा नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। स्पीक द गिवन, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। तो ये कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दे रखा है जिससे आप स्ट्रेस देके पढ़ेंगे। आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून। अब आप देखो यहाँ पे आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, तो यहाँ पे जोर क्या देना है हमें, नाउन पे, यानी कि नेमिंग वर्ड्स पे। तो मिसेस कॉटर पे हमने ज्यादा ध्यान दिया। यूज फॉलोइंग इंटोनेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेंटेंस एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली हैव फॉलोइंग इंटोनेशन। तो जहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन देना हो, किसी चीज की कंडीशन बतानी हो, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आपको बोलना हो, तो वो वहां पे क्या होता है कि उनका फॉलिंग टोन होता है। हम ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलते हैं, ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं बोलते हैं। तो stress the words like Mrs. Cotter. Remember, stress does not mean to say the word louder than others. It means to say a word with more emphasis than other words. अब बाकी वर्ड से थोड़ा सा ऊंचा उसको बोलेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे कि ताकि उसका इंपॉर्टेंस पता चले। Remember, stress does not mean to say the word louder than others. हाँ, ये ध्यान रखिए आप। Speak the following declarative sentences with following intonation and stress the highlighted words. अब आप बताओ यहाँ पे नाउन कौन कौन से आपको पता है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो इन वर्ड्स पे तो आपको ज्यादा जोर डालना ही नहीं है। रूम देखो आप, ओके, क्लीनर है, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ। सो आप देखो यहाँ पे हमें किन किन पे स्ट्रेस देना है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, यू ऑलवेज टॉक टू मच, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। तो आप किस किस पे स्ट्रेस देखना है आपको, ये ध्यान देना पड़ेगा। वर्क इन पेयर्स एंड स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस 1 to 5 अलाउड। अब आपको इन सेंटेंसेस को अलाउड बोलना है, जोर से बोलना है। As Mary applies stress and following intonation, match each of the sentences to the meaning they convey. 1st to 5th. अब ये सेंटेंसेस है, I didn't hurt anyone today. I didn't hurt anyone today. So यहाँ पे I पे स्ट्रेस है। मैरी कहना चाहती कि आज मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाया, किसी को दुखाया नहीं किसी का दिल। I didn't hurt anyone today. So अब यहाँ पे देखो hurt पे वो ज्यादा जोर डाल दिया, मतलब मैंने आज बाकी कुछ किया होगा, कोई और मस्ती की होगी, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए hurt पे ज्यादा स्ट्रेस है। I didn't hurt anyone today. मैंने आज किसी और दिन किया होगा, लेकिन आज मैंने किसी को hurt नहीं किया है, किसी को दुखाया नहीं किसी का दिल। I didn't hurt anyone today. अब यहाँ पे didn't पे मतलब वो कहना चाहती कि मैंने नहीं किया ऐसा, so इसलिए didn't पे ज्यादा स्ट्रेस है। I didn't hurt anyone today. आज मैंने किसी को भी hurt नहीं किया। तो आप जब कि आपका मकसद क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस पे स्ट्रेस देंगे, किस पे नहीं देंगे। ओके, अब आप देखिए, लेट मी टेल यू दिस थिंग। आप जनरली जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो आप स्पेशली यस नो टाइप क्वेश्चंस, तो आपका टोन जो है वो राइज हो जाता है, आपकी आवाज ऊंची उठती है। और जब आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपकी आवाज नीचे हो जाती है। क्वेश्चंस पूछते वक्त हाई रहेगी और आपका पिच जो है फॉल कब होगा, या वॉइस फॉल कब करवानी है, जब आप आंसर दे रहे होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोल रहे हैं तो आपकी टोन जो है वो हाई होनी चाहिए। आप सैड हैं, सैड वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं, सैडनेस शो करने वाले, तो उसमें आपका टोन जो है वो लो होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। मीनिंग कन्वेड, आई माइट हैव डन अदर थिंग्स बट डिडंट हर्ट एनीवन। आई माइट कॉज, अब वो जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रखी है। I might have done other things but I didn't hurt anyone. I might cause hurt usually but not anyone on this day, जो मैंने आपको बताया था। The action of hurting anyone did not occur. So hurt करने का काम तो हुआ ही नहीं। ये I specifically did not hurt anyone, possibly implying someone else might have. तो इस तरीके से
आप सेंटेंस के हिसाब से जो हमने देखा था वो आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस है और उसका मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है. आई मे हैव स्पोकन अ लॉट मेनी थिंग्स बट नॉट अ सिंगल पर्सन वाज हर्ट. तो ये सब चीजें आपको उन सेंटेंसेस से आपको पता चला है कि मीनिंग क्या निकालता है, आप कहाँ पर स्ट्रेस देते हैं और उसकी वजह से मीनिंग कितना ज्यादा चेंज हो जाता है. नाउ स्पीक द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद राइजिंग इंटोनेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ sentence and stress the highlighted words. तो अब I saw Mrs. Carter this afternoon. अब आप देखिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन हमें किस पे ज्यादा जोर देना था, नाउन पे. तो जो हमने किया, the rising intonation makes it sound like a question. It asks whether I was the person who actually saw Mrs. Carter. Did I see Mrs. Carter this afternoon? आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका टोन हाई रहना चाहिए. वो सारी चीजें आप याद रखो. रिमेंबर द वे वी यूज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन अ सेंटेंस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट वी विश टू से इफ वी आर नॉट केयरफुल. तो सही शब्दों पे, सही वर्ड्स पे हमें जोर देना चाहिए, स्ट्रेस देना चाहिए और वॉइस को भी राइज या फॉल करवाना चाहिए. उससे मीनिंग जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है. अब मैं आपसे बोलूं कि आती क्या खंडाला, तो अब ये देखो मैंने क्वेश्चन पूछा तो आती क्या खंडाला, तो आप देखो मेरा टोन कैसा है, वो अप जा रहा है ना. अब मैं जब ऐसे बोलती हूँ कि उसका आंसर कर रही हूं, क्या करूं आके मैं खंडाला, अब देखो आंसर कर रहे हैं तो क्या होगा, टोन जो है वो नीचे फॉल होता हुआ जाएगा. तो ये इंटोनेशन में आपको ध्यान रखना है. मतलब आपकी आवाज को आपको टोन करना है, कभी हाई पिच कभी लो पिच, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. और मैंने आपको बताया है कि कब हम इस तरीके से करते हैं, किस पे स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं देना है, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है. सो ये सारी चीजें जो अभी तक आपने स्ट्रेस पढ़ा, इंटोनेशन पढ़ा, इट विल कम विथ प्रैक्टिस. यू मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक एवरी डे. यू जस्ट रीड इट द वे आई टोल्ड यू, किस किस चीज पे स्ट्रेस देना है, कौन से सेंटेंसेस में आपको वॉइस को हाई रखना है, किस में लो रखना है. ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम. सो यू मस्ट मेंटेन कॉन्टिन्यूटी. सो अब मुझे लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया एंड यू अंडरस्टूड द थिंग्स वेरी वेल. सो बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली like our videos, subscribe it, and thanks for watching. Bye bye, take care and study well.